चलिए भाई शुरू करते हैं एनालिसिस आज के टेस्ट का, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। भारतीय शासकों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि इसने भारतीय निर्माताओं में के निर्यात में वृद्धि की और इस प्रकार उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहला स्टेटमेंट काफी भारी भरकम स्टेटमेंट है ना। तो दूसरे स्टेटमेंट पर जाते हैं हम सीधे, ठीक है, क्योंकि भारी भरकम स्टेटमेंट हमको ऐसे ही डर लगता है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लासी का युद्ध भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी घटना थी। इससे ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी हुई और भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। चलिए तीसरा कथन और पढ़ लेते हैं, थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। भारतीय हस्तशिल्प को वास्तविक झटका 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद लगा, जब उन्होंने न केवल अपने विदेशी बाजार को खोया बल्कि भारतीय बाजार को भी खो दिया। चलिए मतलब भाई देखो, तीसरा जो कथन है ना, तीसरा कथन मुझे यहाँ लग रहा है बिल्कुल सही। छोटा भी है और छोटा कथन भी दिखा मुझे, और इसलिए मुझे यहाँ तीसरा कथन जो है, मैंने इसको 2 बार पढ़ा तो तीसरा कथन मुझे यहाँ सही लग रहा है। क्योंकि देखो 13 के जो एक्ट आया था उसमें कहीं ना कहीं जो आपका भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है उसका कहीं ना कहीं पतन हुआ। तो पतन क्यों हुआ? क्योंकि जो औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन में, उस औद्योगिकरण का प्रभाव ही था 13 का एक्ट। और उस 13 के एक्ट के बाद वहां से बनकर आने वाली वस्तुएं भारत में आने लगी, जिससे का परिणाम था भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह कहे तो 13 जो आपका 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मतलब 13 का जो चार्टर अधिनियम है उसने कहीं ना कहीं भारतीय बाजार, कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प के द्वारा ले लिया, छीन लिया, ठीक है। तो देखो अगर तीसरा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाता है तो आपका यहाँ पर एक जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। मतलब हम अगर काटा पिटी में चाहें तो ऑप्शन ए यहाँ कट जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए तो बाकी 2 बचे हुए हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी घटना थी। इससे ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी हुई और भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी घटना तो रही है प्लासी का युद्ध। आप जानते हैं 1757 में जो हुआ था, इससे ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी हुई। ये बात भी बिल्कुल सही है ना। परंतु यदि यहाँ पर देखें तो भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, ये यहाँ पर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत हो जाता है। क्योंकि भारतीय विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन तो मिल ही नहीं सकता भाई। 57 से इनकी जो नीतियां चल रही है, औपनिवेशिक नीतियां है, वाणिज्यकरण की नीतियां है, तो विनिर्माण उद्योग का तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ना वो हो जाता है गलत। और जैसे ही आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, देखिए आपका आंसर निकल गया है, और आंसर है आपका सी। क्योंकि बी भी कट गया और डी भी कट गया, समझ रहे हैं। तो बी और डी के कटने के बाद हमें आप आंसर मिल जा रहा है, और वह आंसर है सी। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अब देखो पहले स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, परंतु पढ़ लेते हैं, है ना, अपने आंसर को और सही तरीके से सत्यापित करने के लिए। देख लीजिए, भारतीय शासकों ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि इसने भारतीय निर्माताओं के निर्यात में वृद्धि की और इस प्रकार उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सत्य थी, ठीक है। क्योंकि भारतीय विनिर्माताओं का निर्यात को हम देखते हैं कि प्रारंभ में भारतीय विनिर्माताओं का निर्यात कहीं ना कहीं बढ़ा था। मतलब यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हमारी जो पहलू है, और वो पहलू यह है कि आपका जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर आएगा सी, मतलब केवल 1 और 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब देशी रियासतों को लेकर बात करनी है और ब्रिटिश नीति के संबंध में आपसे चर्चा करनी है ना। मतलब इन्होंने कैसे हमारे राज्यों को अपने अधीन किया और विभिन्न प्रकार की कौन सी जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज के माध्यम से उन पर कार्य किया, ठीक है। चलिए जैसे एक बोला है समान संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। चलिए अच्छी बात है, ये तीनों पॉलिसीज कहीं ना कहीं इन्होंने ये समझ लीजिए अपने औपनिवेशीकरण के दौरान बनाई थी, ठीक है, देशी रियासतों पर शासन करने के लिए। तो अगर देखें ना स्टार्टिंग में, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 1813 के आसपास, 1813 के आसपास कहीं ना कहीं क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर जब ब्रिटिश देशी रियासतों को जो ब्रिटिश नीति कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे
तो सबसे पहले उन्होंने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति किया, लागू किया। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का मतलब ये था कि इन्होंने अपने अधीनस्थों को अलग अलग रखा और अपने अधीनस्थों को अलग अलग रख कर यहाँ पर उन्होंने नीति निर्माण किया। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेटमेंट है अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति को लेकर यदि बात करूं मैं, तो अधीनस्थ संघ की नीति के अंतर्गत यहां पर पृथक्करण की नीति के जस्ट बाद देखने को मिलेगी अधीनस्थ संघ की नीति, जो आपको देखने को मिलेगी 1857 के बाद में। मतलब ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश शक्ति यहाँ पर महान मुगल साम्राज्य के जैसे व्यवहार करेगी और अन्य उनके अंतर्गत कार्य करने वाले देशी रियासत होंगे। जैसे सलामी के लेकर एक बात होती थी कि भाई किसको कितने तोपों की सलामी दी जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थी अधीनस्थ संघ की नीति। परंतु जो समान संघ की नीति है वो समान संघ की नीति देखने को मिलेगी आपको 1935 के बाद में, है ना। तो 1857 से 1935 के बीच में आपको अधीनस्थ संघ की नीति देखने को मिलेगी और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी समान संघ की नीति। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब भारत को भी अपने समान समझने लगा था। मतलब यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। मतलब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पहले आएगा, मतलब यहाँ पर जो डी है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति, फिर समान संघ की नीति। मतलब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं डी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों को प्राप्त वाणिज्यिक लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पर जो वाणिज्यिक लाभ इन्हें प्राप्त हुए हैं उन पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले बोला है कि ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही हो जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर हमको देखो ये पढ़ने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सही नहीं है बताना है हमको। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। मतलब प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों को जो वाणिज्यिक लाभ हुआ प्राप्त उसमें यहाँ पर कौन सा सही नहीं। चलो हम कम से कम ये तो निकाल ले पहले कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मतलब आंसर ये तो नहीं होगा, और जब आंसर ये नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ये एक कट गया और ये आपका डी कट गया। मतलब आपके पास बचा क्या क्या है, आपके पास बचा है बी और आपके पास बचा है सी। ठीक है, अब देखो बी और सी को काट रहे हैं, है ना। देखिए इन दोनों में से कोई ना कोई गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट है कि बंगाल में कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। अच्छा, बंगाल में बोल रहा है कि कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। देखो अगर आप देखें ना कि प्लासी के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो कच्चा कपास था उसको कीमतों में गिरावट कैसे देखने को मिल रही है। कीमतों में गिरावट देखने को इसलिए मिल रही है कहीं ना कहीं उत्पादन इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इन्हें कपास कई अन्य जगहों से भी मिलने लगा था। ठीक है, तो जैसे अमेरिका की बात कर लूं मैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो बंगाल का कच्चा कपास था उसकी कीमतों में तेजी से गिरावट यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड सॉरी यहाँ पर देखो इसका देखो ये सही नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और हमारा आंसर निकालना है। देखो कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से गिरावट आने की बात हो रही है। देखो भाई यहाँ पर कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से उछाल आएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कच्चे कपास की कीमतों में तेजी से उछाल आएगा, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, परंतु हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ये होगा सही। ठीक है, और ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र सस्ते हो गए। देखो भाई ये भी नहीं हुआ, ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र जो है वो कहीं ना कहीं महंगे हो गए थे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मतलब आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये दोनों गलत है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब केवल 2 और 3, मतलब बंगाल में कच्चे कपास की कीमतों में वृद्धि हुई है और ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र भी क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। किसके पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात। अच्छा, इसी के कारण कहीं ना कहीं 73 का एक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं केवल और केवल कंपनी को लाभ मिल रहा था और कंपनी की लाभ बिल्कुल जो भारत से उत्पादन लेकर के जा रही थी तो कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमा रही थी, है ना। तो इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषता है। देखो भाई 53 का चार्टर की बात हो रही है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। समझ लीजिए ऐसा ही एमपीपीएससी के मेंस में पूछ लेंगे आपसे
कि 1853 के चार्टर के अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या है ना, तो ध्यान रखिएगा भाई, है ना। चलो, पहला बोला है इसमें कथन कि इसके तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ की गई। देखो आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा शुरू कर दिया था, कब, 1793 से ही, है ना। और उसके बाद इसके ऊपर लगातार चर्चा होने लगी थी, है ना। और लगातार चर्चा होने लगी तो फाइनली एक्ट के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि 53 के चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं इसे परिभाषित कर दिया गया, खुली प्रतियोगिता की बात प्रारंभ ही हो गई। तो यहाँ पर जो आपको पहला स्टेटमेंट है ना, ये पहला स्टेटमेंट आपका हो जाता है बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ है सही, ठीक है। चलिए अब आगे अगर बात करें दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, पहले स्टेटमेंट यही सही होता है ना आपका, तो आपका यहाँ पर जो एक है वो भी आ जाता है आंसर में, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, मतलब कंफर्म यहाँ बी तो नहीं है, ठीक है। तो बी आपका आंसर नहीं होगा, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अरे भाई, व्यावसायिक गतिविधियां तो बहुत पहले समाप्त हो गई थी, 53 तक का थोड़ा इंतजार करना था हमें। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपका बी तो नहीं आएगा। अब देखो बी तो पहले ही हमने काट चुके थे, अब देखो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, ए ऑप्शन में भी, इसको भी काटो, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा हुआ है आपके पास, अच्छा डी भी कट गया भाई, देखो 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 डी भी कट गया, मतलब आंसर निकल गया है आपका, आंसर सी निकल गया है। देखिए बिना तीसरे स्टेटमेंट को पढ़े आपका आंसर सी निकल गया है ना। देखो क्वेश्चन बताओ, एक स्टेटमेंट ऐसा अवश्य होगा जिसको अगर आपने सही समझ लिया शायद वो आपका आंसर निकाल देगा, बिल्कुल आंसर निकाल ही देगा, कंफर्म माने आप। देखो तीसरा स्टेटमेंट, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके जो है दो स्टेटमेंट, ये क्या है, सही है, इसीलिए आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए बात क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अब हमको बात करना है किसको लेकर, अब हमको बात करना है रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर, ठीक है। चलिए देखो रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर बात करनी है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोल रहा कि 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता ही है 73 में आया है ना। पहला कथन बोल रहा है कि इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अच्छा, इसके तहत क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त। आपको पता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कहीं ना कहीं बात क्या की गई थी, बात यहाँ पर यही की गई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये कथन हो गया आपका बिल्कुल सही। और जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट सही हुआ है ना, तो आपका पहला स्टेटमेंट के सही होने के साथ में ही देखो यहाँ पर सॉरी आंसर नहीं निकल पाएगा वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए है ना, अभी आंसर नहीं निकला है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण, देखो प्रभावी और निर्णायक की यहाँ पर बात नहीं हुई है, मतलब नियंत्रण करने की शुरुआत जरूर हो गई है, परंतु ये यदि कह रहे हो आप कि प्रभावी और निर्णायक नियंत्रण, तो ये आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर आगे देखें ना तो 13 और 33 के भी एक्ट आते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये आपका जो स्टेटमेंट 2 है ना वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। और जैसे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया ना, तो सी भी गलत है और आपका डी भी गलत है, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे। मतलब अब आंसर 3 के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर तीसरा अगर गलत होता है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। इस एक्ट ने इंग्लैंड में कंपनी और इसके विरोधियों के मध्य विवाद को समाप्त कर दिया। अरे भाई, विवाद को समाप्त नहीं किया, विवाद तो यहाँ से शुरू होगा, विवाद यहाँ से शुरू होगा, विवाद अभी तो शुरू हुआ है, विवाद तो बढ़ना शुरू हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपका तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है, ये तीसरे नंबर का स्टेटमेंट हो गया गलत, मतलब दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत। तो देखो भाई यहाँ पर आपका आंसर निकल गया बी, मतलब केवल एक, मतलब आपका केवल एक सही है। यहाँ पर समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही है, केवल एक सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 5 का बी। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर हुई, हाँ भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
सायक संधि को लेकर है भाई, है ना। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है सायक संधि को लेकर। देखो सायक संधि को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है, और सायक संधि को लेकर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चलिए सायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सायक संधि करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती और इनके रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना था। देखिए भाई, सायक संधि की तो सबसे बड़ी विशेषता थी, सायक संधि की ये सबसे बड़ी विशेषता थी, है ना। और सायक संधि की जब ये सबसे बड़ी विशेषता थी ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। और जैसे ही आपका पहला ऑप्शन सही हुआ ना, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट जैसे ही सही हुआ है, तो यहाँ सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही नहीं है। देखो आपको मैं अब दो स्टेटमेंट और पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भारतीय शासक अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारतीय शासक गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ समझौता करने की स्वतंत्र थे। देखो इसका थोड़ा सा ना हम एक मिनट, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस देख लेते हैं इसका, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। देखो भारतीय शासकों को उनके क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती, और वहां क्या दिया हुआ है, अस्थायी तैनाती, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक शब्द में कंफ्यूजन था, ठीक है। वहां दिया हुआ अस्थायी तैनाती और यहाँ दिया हुआ स्थायी तैनाती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थायी तैनाती की बात की गई है, ठीक है। और दूसरा जो कथन है, भारतीय शासक गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। देखो हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या था कि सहायक संधि करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा भाई, अस्थायी तैनाती नहीं है, वो क्या है, स्थायी तैनाती है। इसीलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो हो जाएगा गलत, और यहाँ गलत ही निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पर आपको गलत ही निकालना है। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट हो गया ना, ये पहला स्टेटमेंट हो गया है गलत, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लो। भारतीय शासक, अच्छा पहले स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ ना, मतलब आंसर आपका या तो ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। मतलब ये पता है कि बी तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। भारतीय शासक अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। भारतीय शासक क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों के अनुमोदन के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कोई भी घुमाने वाला पॉइंट नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। ये बिल्कुल बात सही थी, है ना, कि बिना ब्रिटिशर्स की अनुमति के आप किसी को भी, कोई भी यूरोपीय, कोई भी अन्य यूरोपीय, मतलब फ्रांसीसी हो गया या फिर कोई और पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, उनको आप अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे, है ना। तो भाई यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है ना, सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा तो हमको तो गलत निकालना है ना। तो मतलब ये तो आंसर में नहीं होगा। अब आंसर में ये कहाँ का है भाई, ये देखो ये ए में भी है और ये देखो डी में भी है, मतलब यहाँ पर सी में नहीं है वो। तो आपका आंसर जो है ना सी होगा। मतलब ये दोनों कथन गलत है, एक और तीन। देखो तीसरे कथन को पढ़ लेते हैं। भारतीय शासक गवर्नर जनरल से परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र थे, है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाई कि भारतीय शासक गवर्नर जनरल से परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ समझौता करने से, भाई अरे स्वतंत्र कैसे हो सकते थे, उन्होंने इतना मतलब सहायक संधि बना के रखे हैं, उनका रेजिमेंट वहां बैठा हुआ है, तो ये कैसे सही हो सकता है। मतलब ये भी गलत है। मतलब आपके एक और जो तीन है वो टोटल गलत है। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या है, एक और तीन जो गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा है। देखो सही नहीं है निकालना है, ध्यान ध्यान रखना कि सही नहीं है में अक्सर गलत होते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका 6 नंबर है उसका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है। सहायक संधि को लेकर ये प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलिए प्लासी के युद्ध को लेकर है भाई ये भी, ठीक है। चलो प्लासी के युद्ध को लेकर है ये अगला प्रश्न, है ना। तो इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी के युद्ध के परिणाम, ठीक है। प्लासी का युद्ध का क्या परिणाम हुआ आपको पता है। प्लासी का युद्ध कहीं ना कहीं किसके बीच में हुआ है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है ना। और पूरे की पूरी कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध हुआ था, है ना। मीर जाफर ने धोखा किया था, है ना। चलिए वही बातें हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंपनी
को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की क्या मिल गई है, मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। देखो यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया भाई, बिल्कुल सही बात है। प्लासी के युद्ध के पश्चात यहाँ पर अगर देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल मिल चुका है किसको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल चुका है। किसे मिल चुका है, कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, देखो अब अगला जो स्टेटमेंट है ना वो है कि इसके पश्चात फ्रांसीसी बंगाल में अब महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रहे। देखो ये भी बिल्कुल सही बात है ना, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फ्रांसीसी है, क्योंकि फ्रांसीसियों के फ्रांसीसी तो खैर युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं फ्रांसीसी कमजोर हो गए थे, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, बंगाल का नवाब कमजोर हो गया था, है ना। और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो स्वाभाविक सी बात है वो फ्रांसीसी को मजबूत तो होने देंगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, ब्रिटिश व्यापारियों के निजी व्यापार पर कर अभी भी जारी रखे गए थे। देखो भाई ब्रिटिश व्यापारी को जो निजी व्यापार है ना, इस पर ना कर को ना समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा है ना ये गलत हो गया। ठीक है, तो भाई देखो आपका पहला और दूसरा ना सही है। अब देखो पहला और दूसरा वाला स्टेटमेंट आप देख लीजिए कहां पर है, ये ए है ना। मतलब आपका यहाँ पर 7 का ए आंसर बिल्कुल सही है। मतलब इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को व्यापार में एकाधिकार, जो मुक्त व्यापार है, एकाधिक मुक्त अधिकार है वो भी मिल गया है, और ब्रिटिश व्यापारियों के निजी व्यापार पर कर अभी भी जारी, सॉरी इसके पश्चात फ्रांसीसी बंगाल में अब महत्वपूर्ण शक्ति भी रह गए हैं, है ना। तो ये आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, ये प्लासी के युद्ध को लेकर बातें थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर वही सहायक संधि प्रणाली की ही बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो देखते हैं सहायक संधि प्रणाली को लेकर तो क्या बोल रहा है कि लॉर्ड वेलिजोरी द्वारा सहायक संधि नीति की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही बात है ना। तो आप यहाँ पर ना पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखो, हैदराबाद और अवध में गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तुत सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही बात है, हैदराबाद भी स्वीकार कर रहा था और कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे थे वहां पर अवध भी, है ना। अवध तो बिल्कुल ही कमजोर हो गया था सहायक संधि कारण, आपको पता ही है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पहला दूसरा स्टेटमेंट कहाँ का है भाई, ए में भी है और डी में भी है, मतलब अब तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके भारतीय शासकों ने दूसरे राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखने का अधिकार खो दिया। बिल्कुल सही बात है, सहायक संधि के माध्यम से वो क्या करते थे, एक तो अपना रेजिमेंट रखते थे, है ना, रेजिडेंट जो अधिकारी होता था उसे रखा जाता था, फिर उनके उस राज्य के अधीन ही कहीं ना कहीं सेना को भी रख दिया जाता था, और उसके निजी जो राजनयिक मामले होते थे उनमें भी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं इनका प्रारंभ था। तो कुल मिलाकर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पर जो आपका 8 है उसका आंसर आ जाएगा डी, जिसमें तीनों स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 8 का यहाँ पर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इशू है इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत में न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ है, अब इसके संबंध में हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखो पहला कथन है कि विलियम बेंटिंक द्वारा न्यायालयों की भाषा में कुछ परिवर्तन लाने से पूर्व न्यायिक कार्यवाही की भाषा फारसी थी, है ना। देखो अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि विलियम बेंटिक ने न्यायालय की भाषा में परिवर्तन, हाँ विलियम बेंटिक कब आए हैं, विलियम बेंटिक कब आए हैं, विलियम बेंटिक आपको देखने को मिलेंगे 33 के आसपास, है ना। विलियम बेंटिक 33 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल उन्होंने इसके पहले जो फारसी भाषा, क्योंकि मुगल प्रशासन कैसे चल रहा था, मुगल न्याय व्यवस्था कैसी थी, फारसी शासन में चल रही थी, और मुगलों के बाद ही कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने कब्जा किए। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। भारतीय कानूनों के संहिताकरण हेतु लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की। अब बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पता है ये विलियम बेंटिक के टाइम पर ही कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले आएंगे और कहीं ना कहीं विधि संहिता की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब देखो यहाँ पर आपका आंसर या तो सी होगा या तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे को भी देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस न्याय और राजस्व प्रशासन के एकीकरण के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां प्रदान की। बिल्कुल सही बात है,
अगर अच्छा देखो यहाँ पर देखो यहाँ बिल्कुल आपको थोड़ा कंफ्यूज होना है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप आराम से। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस न्याय राजस्व प्रशासन के एकीकरण के पक्ष में थे। देखो कलेक्टर की बात तो इन्होंने करना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? अमेरिका से पिटकर आए हुए सेनापति, जिन्हें कहीं ना कहीं एक अमेरिकी उपनिवेश को ये खो कर रहे थे और यहाँ चाह रहे थे कि वो इस उपनिवेश को ना खोए। तो इन्होंने एकीकरण नहीं किया, इन्होंने तो अलग अलग किया। ध्यान रखना, एकीकरण नहीं किया इन्होंने, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एकीकरण इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो भाई एकीकरण कैसे कर सकते हैं ये, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो अब आंसर आपका यह तीसरा स्टेटमेंट जो है ना ये हो जाता है गलत, ठीक है। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है हमको सी। तो आपका 9 जो है उसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए बातें क्लियर होती है, बढ़ते हैं आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लेकर है भाई, ठीक है। देखते हैं जल्दी से, है ना। क्वेश्चन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्थायी बंदोबस्त आपको पता ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, है ना, 1793 में, है कि नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है ना, अमेरिका से हारा हुआ व्यक्ति है और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियां मजबूत हो, ठीक है। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की इसे से की थी कि विधिगत शासन और निजी संपत्ति का आधार कृषि में आधुनिकीकरण लाएगा। देखो मैंने बोला ना कि ये कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन को ना बढ़ाना चाह रहा है, और औपनिवेशिक शासन को बढ़ाना चाह रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर वो आधुनिकीकरण तो चाह ही रहा है। वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पर आंसर क्या निकल सकता है, केवल एक निकल सकता है, या आपका सी निकल सकता है ना। तो भाई ये तो नहीं होगा, मतलब बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इसकी आलोचना इसके प्रगतिशील न होने और मुगल राजस्व बंदोबस्त प्रणाली के समान होने का। देखो मुगल राजस्व बंदोबस्त प्रणाली के समान तो नहीं था ये, है ना। हाँ प्रगतिशील नहीं था ये हमें जरूर पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल स्थायी कर दिया गया था। तो प्रगतिशील नहीं था हम ये जानते हैं, परंतु उनके समान तो नहीं था। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना ये यहाँ पर हो जाता है रॉन्ग, और जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग होता है ना तो आपका आंसर निकल जाता है ए। मतलब यहाँ पर केवल कथन जो एक है वही सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई जल्दी से। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 13 के चार्टर अधिनियम का हिस्सा, है ना, मतलब 13 का जो चार्टर है उसको लेकर क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है हमसे, है ना। जल्दी देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका 13 के चार्टर में क्या क्या बात हुई थी। तो सबसे पहला कथन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको पता है कि 13 में व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति को लेकर बात की गई थी। केवल चाय और चीनी का व्यापार केवल यहाँ पर था, बाकी जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो क्या हो गया था, यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब आपका ना ऑप्शन ए कट गया, यहाँ पर हमारी एलिमिनेशन जो मेथड है ना उससे ए तो कट गया। तो भाई अब आपके बी सी डी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार, अरे भाई चीन से हमको क्या मतलब था यहाँ पर, चाइना से तो कोई इशू ही नहीं था ना, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं था इस समय, ठीक है, क्योंकि वहां के लिए पॉलिसीज अलग बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। अब देखिए तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति यहाँ नहीं हुई है, वो होगी चाय के एकाधिकार की समाप्ति 33 के एक्ट में, ठीक है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी ना गलत हो गया है। तो देखो यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत होने से ना एक और एलिमिनेट हो गया, और वो एलिमिनेट हो गया है आपका डी, और दूसरे स्टेटमेंट से एलिमिनेट हो गया था आपका बी, मतलब अब आपका आंसर आएगा सी, मतलब चौथा स्टेटमेंट होगा आपका सही, है ना। देखते हैं जल्दी से। भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए का निवेश, बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपए का निवेश, है ना। भले ये बात बहुत कुछ समय तक नहीं दिया गया, परंतु कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए देने की बात कर दी गई थी, है ना। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया था, यहीं से स्टार्ट हुआ है भाई, ध्यान रखना 13 के एक्ट से ही एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर आपका आंसर नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, है ना। बड़ा अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। ये यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर कि भारत में रेलवे के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। देखो पहला कथन रेलवे के निर्माण को लेकर बात है, रेलवे के निर्माण आपको जानते ही है ना। मैंने आपको बताया डलहौजी के समय की कहानी पूरी की पूरी, है ना, रेलवे के निर्माण को लेकर, है ना, जहां हमको पता है कि भाई हमारे लिए सिंचाई की नहरों की व्यवस्था न कर इन्होंने अपने लिए रेलवे ट्रैक बनाए थे, है ना। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा औद्योगिक विकास कर रहे हैं, परंतु हमको पता है कि उन्होंने कितना हमारा औद्योगिक विकास किया है ना। चलिए, तो इसके कारण भारतीय ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिला। अरे भाई ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा थोड़ी मिलेगा, ट्रेन घर घर गांव गांव तक आने लगी थी, और ट्रेन जब गांव गांव तक आने लगी थी तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, इनको बढ़ावा नहीं मिला। तो यहाँ पर जो आपका 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो पहला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि पतन होगा हस्तशिल्प उद्योगों, क्यों पतन होगा, क्योंकि ट्रेन आने लगी, है ना, जो ब्रिटेन में पक्का माल बन रहा था वो यहाँ तक आने लगा, गांव गांव तक आने लगा, तो जो हस्तशिल्प उद्योग थे बेचारे उनका तो पतन हो गया, उनकी कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहा था, है ना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका वित्त पोषण मुख्य रूप से भारतीय निवेशकों द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, भारतीय निवेशक नहीं भाई, भारतीय निवेशक कैसे हो सकते हैं, भारतीय निवेशकों के लिए इन्होंने बनाया क्या, नहीं, इन्होंने तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेलवे का विकास अंग्रेजी उपनिवेशिक जो निवेशक है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया है, तो मतलब आपका ये भी गलत हो जाता है। और जब ये दोनों गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ना तो एक ना ही दो। तो भाई ये है आपके 12 क्वेश्चन तक का एनालिसिस, है ना। चलिए, तो भाई कोई समस्या हो तो अब यहाँ पर मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पर 12 क्वेश्चन तक हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है।